हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द लेटेस्ट मूवी पुष्पा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, केवल इंडिया को छोड़कर। और ये लकड़ी जापान भेजी जाती है जिसके बदले में लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं, क्योंकि इस लकड़ी के स्मगलिंग में जान का बहुत बड़ा रिस्क है। अगले सीन में हम एक ट्रक को देखते हैं और उसके पीछे हम कुछ पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं जो कि उस ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है अल्लू अर्जुन और उनका ही नाम होता है पुष्पा, या फिर कहे पुष्पराज। पुष्पा उन्हें रिश्वत में 10,000 रुपए देने की बात करता है, लेकिन वे पुलिस वाले नहीं मानते, जिसके बाद पुष्पा अपनी रकम बढ़ाता है। उन पुलिस वालों को 50,000 रुपए देने की बात करता है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जब पुलिस वाले जीप में उसे लेकर जा रहे होते हैं तब वो उन सब को 1 लाख रुपए देने की बात करता है, लेकिन इस पर भी पुलिस वाले नहीं मानते। जिसके बाद पुष्पा उनसे कहता है कि 1-1 लाख रुपए वो सबको देगा, और ये बात सुनकर पुलिस की गाड़ी रुक जाती है और पुष्पा उन सभी को 1-1 लाख रुपए दे देता है और पुष्पा को वे लोग छोड़ देते हैं। और यहाँ से हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें ये जान पाता है कि पुष्पा एक मजदूर है और ज्यादा पैसे के लिए वो कहीं पर भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ में उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम केशव होता है, लेकिन सब उसे कटलेट बुलाते हैं। और एक दिन वो ज्यादा पैसे के लिए एक रिस्की काम पर जाता है जहाँ पर उसे 1,000 रुपए दिन का मिलने वाला। दरअसल उसे वही लाल चंदन वाली लकड़ी को काटने का काम मिला था और उन लकड़ियों को जंगल से काट कर स्मगल कर गोडाउन तक लाना था। उनको इस काम के ज्यादा पैसे तो मिलते, लेकिन इस काम का उन्हें जान का भी खतरा था। भी एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम है गोविंद, और उसे ऐसे स्मगलरों को पकड़ने का एक्सपर्ट माना जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जंगल में जो मजदूर थे वो पुलिस वालों की आवाज सुनकर भागने लगे थे, लेकिन जब तक गोविंद यहाँ पर आ पाता पुष्पा ने अपना प्लान रच दिया था। और जब गोविंद यहाँ पर आता है तब उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की लकड़ी नहीं मिलती। तब वो पुष्पा को डराने धमकाने लगता है। तब पुष्पा उनसे कहता है कि तुम सिर्फ 4 पुलिस वाले हो और हम 60 मजदूर लोग हैं, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि पुष्पा ने आखिरकार लकड़ियों को कहाँ छुपाया है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लाल चंदन की लकड़ियाँ हैं उसी जंगल के पेड़ों पर बांधकर छुपा दी थी। काफी दिनों तक स्मगलिंग चलती रहती है और यहाँ पर गोविंद कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं थी। लेकिन एक दिन वो पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर उन पर अटैक करने आ जाता है, जिसके बाद पुष्पा उन लकड़ियों से भरे ट्रक को वहाँ से लेकर भागने लगता है। तब उसके पीछे पुलिस फोर्स भी लग जाती है, लेकिन तब उन्हें वहाँ पर से पुष्पा मिलता है लेकिन ट्रक नहीं मिलता, और इसलिए वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। और तब उसकी जमकर धुलाई कर कर उससे पूछा जाता है कि आखिरकार ट्रक कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताता। मारते मारते पुलिस वालों के हाथ दर्द करने लग जाते हैं, लेकिन पुष्पा उफ तक नहीं करता और ट्रक के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताता। पुष्पा की बोलती कहीं पर नहीं होती थी, लेकिन उसकी बोलती एक जगह पर बंद होती थी जब उसके पिताजी की बात होती थी। तब हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि पुष्पा की माँ एक आदमी से प्यार करती थी और वह आदमी भी उससे प्यार करता था। जिसके बाद पुष्पा तो हुआ, लेकिन उन दोनों की शादी नहीं हुई और इसी कारण पूरी दुनिया पुष्पा को नाजायज औलाद समझती है। अगले सीन में हम एक वैन को देख पाते हैं जहाँ पर हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आदमी का नाम है जॉली रेड्डी, जिसे शबाब और कबाब के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। दूसरे नंबर के आदमी का नाम है जक्का रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज है और वही पूरा बिजनेस संभालता है। और तीसरे नंबर के आदमी का नाम है कोंडा रेड्डी, जो कि इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है और वही इस गैंग का लीडर है। पुष्पा ने जिन लकड़ियों को छुपाया है आखिरकार वो इन्हीं की लकड़ियां हैं और पुष्पा इन्हीं के लिए मजदूरी करता है। और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि पुष्पा ने पुलिस के सामने कुछ भी मुंह नहीं खोला है, तब वो उसे मिलने के लिए तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं और उसे उस ट्रक के बारे में पूछते हैं। इसके बदले पुष्पा उनसे 5 लाख रुपए मांगता है
और कोंडा गैंग भी मान जाती है और पुष्पा को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं उन लकड़ियों के बदले में। पुष्पा उन 5 लाख रुपए से एक वैन खरीद लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी अपने आदमियों पर काफी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उनकी लकड़ियां पुलिस के हाथों लगने लगी थी। और यहाँ पर पुष्पा उन्हें एक प्लान बताता है। कहता है कि अगर आप मेरे प्लान से चलोगे तो ये लकड़ियां जिंदगी में कोई नहीं पकड़ पाएगा। कोंडा उसके प्लान को सुनता है और लकड़ियों के स्मगलिंग का काम उसे ही सौंप देता है, जिसके बाद पुष्पा अपना काम स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो दूध वाले टैंक में लकड़ियों को छिपाकर चेक पोस्ट को पार करने लगा था। गोविंद भी उसे सबूत के साथ नहीं पकड़ पा रहा था। अगले सीन में एंट्री होती है सरवल्ली की, जो कि उन्हीं के गांव में रहा करती है, जिसे देखकर पुष्पा को उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। पुष्पा दिन भर सरवल्ली के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन सरवल्ली उसकी तरफ एक बार देखती भी नहीं है। एक दिन जब सरवल्ली और सरवल्ली के दोस्त पिक्चर देखने गए थे, तब मूवी की टिकट अपने नॉर्मल प्राइस से बहुत हाई प्राइस पर बिकना स्टार्ट हो गई होती है, जिसके कारण उनके पास पैसे कम पड़ रहे होते हैं। तब कटलेट ये बात सुन लेता है और उनसे कहता है कि ये 1000 रुपए रखो और इसके बदले तुम्हें पुष्पा को एक बार हंस कर देखना होगा। और यहाँ पर वो भी मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरवल्ली और सरवल्ली के दोस्त एक मंदिर के पास, तब वो मजबूरी में पुष्पा को हंसते हुए देखती है। तब वो तुरंत ही सरवल्ली से बात करने चला जाता है। जब वो उसके साथ बात कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि कटलेट ने उसे इस काम के लिए 1000 रुपए दिए हैं, जिसके बाद वो कटलेट को बहुत मारता है। अगले सीन में हमें एक और कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है, जिसका नाम है मंगल सीनू। पूरी कोंडा गैंग मंगल सीनू के अंडर ही काम करती है और यहाँ पर मंगल सीनू कोंडा रेड्डी के पास आता है और उसे एक काम देता है। तब मंगल सीनू उससे कहता है कि उसके पास लकड़ियां रखने के लिए जगह नहीं है और वो उन लाल चंदन वाली लकड़ियों को यहाँ पर रखेगा और उन्हें ऐसे आदमी की तलाश है जो इन लकड़ियों की रक्षा कर सके। और इस काम के लिए कोंडा के नजरों में पुष्पा के अलावा और कोई आदमी हो ही नहीं सकता। थोड़े दिनों के बाद हड्डे के बारे में पुलिस वालों को पता चल जाता है और यहाँ पर पुष्पा उन सारी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है। और जब पुलिस वाले यहाँ पर चेकिंग करने आते हैं, उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लकड़ियां तैरते हुए गई थी वो डैम तक आ गई हैं, जहाँ पर कटलेट ने डैम के गेट को बंद कर उन लकड़ियों को बहने से बचा दिया है। जिसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि हम मंगल सीनू के लिए काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इन लकड़ियों के बदले में हमें बहुत पैसे देता है। उसे कहता है कि वो हमें 1 टन लकड़ियों के 25 लाख रुपए देता है और वो इन्हीं लकड़ियों को चेन्नई में बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाता है। पुष्पा उससे कहता है कि हमें कम से कम 50 लाख रुपए तो मिलने चाहिए। तब कोंडा रेड्डी उसे कहता है कि तू खुद ही जाकर मंगल सीनू से बात कर ले और अगर उसने बात मान ली तो हम आधा आधा बांट लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल सीनू के घर पर बात करने जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम इन 1 टन लकड़ियों के बदले हमें 50 लाख रुपए दो, वरना हम इन लकड़ियों को डायरेक्ट चेन्नई में बेच देंगे। मंगल सीनू उससे कहता है कि हमें इन लकड़ियों को चेन्नई में भेजने के लिए 15 चेक पोस्ट को पार करवाना पड़ता है, इसीलिए उसे बहुत सारे पैसे पुलिस वालों को खिलवाने पड़ते हैं। तब पुष्पा उससे कहता है कि इसके बाद भी बहुत पैसे बचते हैं। तब मंगल सीनू उसे ज्यादा पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है। तब पुष्पा तुरंत उन्हीं के फोन से चेन्नई में मुर्गन को फोन कर देता है, उसे लाल चंदन वाली लकड़ियों को खरीदने के लिए ऑफर देता है। और तब वहाँ पर मंगल सीनू के लोग उसे मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुष्पा उन्हीं को ही ढो डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुँच चुका है मुर्गन से मिलने के लिए। उससे डायरेक्ट बात करता है लाल चंदन वाली लकड़ियों के बारे में। तब वो उससे कहता है कि मैं डायरेक्टली तुम्हें लकड़ियाँ बेचूंगा। और जब वो कोंडा रेड्डी को फोन करता है, तब कोंडा रेड्डी को काफी गुस्सा आता है। लेकिन जब पुष्पा उससे कहता है कि मंगल सीनू इस काम के लिए हमें 25 लाख रुपए दिया करता था, लेकिन हम डायरेक्टली बेचकर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, जिसके बाद कोंडा रेड्डी भी मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरवल्ली के फादर को जॉली रेड्डी ने पकड़ रखा है। दरअसल सरवल्ली के फादर ने अंदर की बातें पुलिस वालों को लीक कर दी थी और इसलिए उसने उनको बंदी बनाकर रख दिया है।
साथ में उसने सरवल्ली को भी लेकर आया है। उससे कहता है कि एक रात गुजारने के बाद तब वो उसके फादर को छोड़ देंगे। ये बात वो तुरंत पुष्पा को बता देती है और ये सब बताने के बाद वो अपने प्यार का इजहार उससे कर देती है। तब वो जॉली रेड्डी के पास जाकर उसे काफी धो देता है, उसे काफी मार कर अधमरा कर देता है। उसकी हालत इतनी खराब कर देता है कि वो होश में ही नहीं आ पाता। इसी कारण कोंडा रेड्डी को ये पता नहीं चल पा रहा था कि इसकी हालत किसने की है। लेकिन एक दिन पुष्पा और कटलेट जॉली रेड्डी के साथ जो सब कुछ किया उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक तभी कोंडा रेड्डी आ जाता है कि ये बातें कोंडा रेड्डी सुन लेता है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं चल पाती। ये सब कुछ कोंडा रेड्डी ने सुन लिया है। और एक दिन जब कोंडा रेड्डी पुष्पा को लेकर कहीं तो भी जा रहा होता है, तब वो अचानक उसे बंदी बना लेते हैं, उसके मुंह को भी ढक लेते हैं। और जब कोंडा रेड्डी उसके ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है, कोंडा रेड्डी के ऊपर ही कोई और गोली चला लेता है और उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। दरअसल वो गोली मंगल सिन्नू के साले ने चलाई थी। और इसके बाद हमें इस पूरे मूवी की सबसे बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है, जिसमें पुष्पा सभी को मार देता है और वो भी बिना किसी को देखे, क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। लेकिन इस फाइट में वो जग्गा रेड्डी को उनसे बचा लेता है कि वो उसका बिजनेस पार्टनर था। और जब मंगल सिन्नू को ये बात पता चलती है कि उसका साला मर चुका है, तब उसे पुष्पा पर काफी गुस्सा आता है। तब पुष्पा एमएलए को बताता है कि ये सारी गलती मंगल सिन्नू की है। दरअसल हम लकड़ियों के बदले थोड़ा ज्यादा पैसे की मांग कर रहे थे। मंगल सिन्नू हमें कम पैसा देता रहा, जबकि लकड़ियों की कीमत करोड़ों में है। साथ ही वो कहता है कि ये लकड़ी वो इंडिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इन लकड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये लकड़ी केवल सिर्फ इसी इलाके में पाई जाती है। तब एमएलए पुष्पा को इस पूरे कारोबार का लीडर बना देता है और कहता है कि अब पुष्पा के अंडर ही सब कुछ काम होगा। लकड़ियों का काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका था। इंडिया के कोने कोने तक लकड़ियां पहुंचने लगी थी और पुष्पा यहाँ पर बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। पुष्पा के टक्कर में और कोई नहीं था। लेकिन तभी एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की, जो कि एक जाना माना पुलिस वाला था, जो बहुत सारे क्रिमिनल्स को अपने रास्ते से साफ कर चुका है। और वो दिन आ ही गया जब पुष्पा और सरवल्ली की शादी होने वाली थी और वो शादी का कार्ड नए एसपी को भी देने जाता है। और वहाँ जाकर वो उसे कार्ड तो दे देता है, साथ में पुष्पा उसे 1 करोड़ रिश्वत भी देता है और उससे कहता है कि 1 करोड़ आपके पास हर महीने पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत पुष्पा की बहुत बेइज्जती कर देता है, और वो भी इस बात के लिए कि उसने उसे सर नहीं कहा। और उसकी इन सभी बातों से पुष्पा को काफी गुस्सा आ रहा था। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा भंवर सिंह शेखावत की हर कई बात मान रहा होता है, जैसे कि पुष्पा अब उसकी कठपुतली बन चुका हो। और वो दिन भी आ गया जब पुष्पा की आज शादी है, लेकिन पुष्पा शादी से गायब है और वो तो भंवर सिंह के साथ जश्न मना रहा था। और वहाँ पर पुष्पा और भंवर सिंह काफी हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट, और तब पुष्पा भंवर सिंह की औकात दिखाने लगता है। और भंवर सिंह ने पुलिस स्टेशन में पुष्पा को जो सब कुछ कहा था वो उसे अब भी याद है। उस वक्त उसने उसके होने वाले पत्नी के बारे में भी गलत कहा था, साथ ही उसके माँ को भी। साथ ही उसने इनडायरेक्टली ये कहा था कि मैं ब्रांड हूँ और तू नाजायज। और पुष्पा अब तक इसलिए चुप था क्योंकि वो उसकी माँ को खुश देखना चाहता था, और माँ इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन आज के बाद तेरे पास कोई पैसा नहीं पहुँचेगा और तेरी वर्दी की इज्जत भी कोई नहीं करने वाला। वो भंवर सिंह के कपड़े भी उतारवा देता है और अपने भी उतार देता है और कहता है कि अगर मैं ऐसे ही पब्लिक के सामने चला गया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर तू पब्लिक के सामने ऐसे ही चला गया तो तुझे कुत्ता तक नहीं पूछेगा। और यहाँ पर पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात दिखाकर यहाँ से चला जाता है। घर आकर वो सबसे पहले पुष्पा के दिए हुए पैसे को जलाता है। और लास्ट सीन में हम पुष्पा और सरवल्ली की शादी होते हुए देख पाते हैं। और यहाँ पर ही यह मूवी पुष्पा पार्ट 1 एंड हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।